प्यारे बच्चों नमस्कार। तो ऐसी बात है, कल हम पढ़ रहे थे फंक्शन यानी फलन, और फलन में हम कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ देख रहे थे और जिसमें हमने लास्ट में खंडशः परिभाषित जो फलन है उसमें से एक ग्राफ देख लिया था, महत्तम पूर्णांक फलन। अगला देखें, ग्राफ नंबर 6, भिन्नात्मक फलन। भिन्नात्मक फलन यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी भिन्नात्मक फलन। तो देखिए स्टूडेंट, भिन्नात्मक फलन यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इसे कैसे लिखा जाता है? कुछ इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। वैसे जैसे भी दर्शाया जाए वो लिखेगा कि जहां ये फ्रैक्शनल पार्ट को दर्शाता है, फ्रैक्शनल पार्ट x एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, और x और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या रिलेशन है? जहां x किसके बराबर होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। जहां x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक प्लस भिन्नात्मक पार्ट, ये जो भी है, इंप्लाइज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होता है। तो आप देख रहे हो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होता है? ऐसा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 या 0 से बड़ा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से कम। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये 0 या 0 से बड़ा है मगर 1 से कम है। सो आप देख रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट जो फलन है ये भिन्नात्मक फलन है, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में आंसर देता है। तो यहां से मुझे इसका परिसर यानी रेंज पता लग गया। आप कुछ भी x पुट करें, ये हमेशा क्या देगा? 0 से 1 वैल्यू देगा। जैसे कि मैं अगर x को 5.7 पुट करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0.7। x अगर 5 हो गया तो भिन्नात्मक फलन यानी फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो गया? 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 जो कि 0 हो गया। x अगर माइनस 5.7 हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? माइनस 5.7 माइनस 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब माइनस 6 और माइनस प्लस 6, तो ये बन गया 0.3। सो आप देख रहे हैं ये 0.3 बन गया है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट आप देख पा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि ये किसके बीच में लाई करता है? हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है विद्यार्थियों। यानी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट x है, अगर x 0 और 1 के बीच में है, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो आप देखिए क्या आएगा? x माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा? अगर x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और कुछ नहीं 0 हो जाएगा, और x माइनस 0 आपको क्या देगा? x देगा। यदि x 1 और 2 के बीच में है विद्यार्थियों, तो देखिए क्या आ रहा है? जब x 1 और 2 के बीच में है तो ये महत्तम पूर्णांक फलन आपको क्या देगा? 1 देगा। आप 1 पुट करेंगे तब भी 1, और 1.9 पुट करेंगे तब भी 1। तो 1 से लेकर 2 तक कुछ भी पुट कर लें, आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। तो x माइनस 1 हो गया ये।
देखिए x अगर 2 से 3 के बीच में होगा तो उसी प्रकार ये x माइनस 2 हो जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम दोहराते जाएंगे। यही जब x माइनस 1 से लेकर 0 तक होगा तो आप देखिए x जब -1 और 0 के बीच में होता है तो ये महत्तम पूर्णांक फलन आपको क्या देगा, -1 देगा। मतलब जो भी आप पुट करोगे अगर वो पूर्णांक है तब तो वही, वरना उससे छोटे वाला सबसे बड़ा पूर्णांक। मतलब x से छोटे, महत्तम पूर्णांक की क्या डेफिनेशन थी, अगर x से छोटा या x के बराबर जो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है ये आपको वो वाली वैल्यू देता है। ओके, तो आप देखें जब x -1 और 0 के बीच में है तो ये आपको -1 देगा, चाहे आप कुछ भी पुट कर लें। -0.5, -0.5 एक पूर्णांक नहीं है तो उससे जस्ट छोटे वाला पूर्णांक कौन सा है, -1। तो x माइनस -1 आपको क्या देने वाला है, x + 1। और इसी तरह हम इस प्रकार से आपको आपके आंसर निकलते जाएंगे। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट भिन्नात्मक फलन यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, जैसा कि अभी आपने देख लिया है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी भिन्नात्मक फलन है, इसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच में है। यानी आप x में कुछ भी रखिए, इसका आंसर कभी 1 या 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं 1 के लिए। अब आप देखिए जब x 0 और 1 के बीच में होगा तो आपका ग्राफ कैसा है, y बराबर x के बराबर ही है। y = x यानी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब 1 पुट करके 1 ही आने वाला है। कुछ ग्राफ ऐसा y = x। बट ये ग्राफ कहां तक एप्लीकेबल है, केवल 0 से 1 तक एप्लीकेबल है, तो इसे हटा दीजिए। और 1 पर भी नहीं है तो यहां, और जैसे ही 1 आएगा 1 से 2 तक हमारा ग्राफ कौन सा है, y = x - 1। और इसका स्लोप भी क्या है, 1 है, dy/dx = 1। और यहां पर भी क्या है, इसका भी y = x होगा तो dy/dx = 1। तो ये सारी रेखाएं आपस में समांतर होने वाली है, सारी लाइनें आपस में पैरेलल होने वाली है। तो आप देख सकते हैं अगर x को 0 पुट करें तो y -1 और y को 0 पुट करें तो x1। कुछ ग्राफ इस प्रकार से चलेगा। बट ये ग्राफ जब x = 2 है तब तक चलेगा, और जैसे जैसे x 2 को जाएगा मेरी y की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी। तो अब मगर ये ग्राफ भी कब तक है, केवल 1 से 2 तक है। तो 1 से पहले हटा दीजिए और 2 के बाद हटा दीजिए, आप देख सकते हैं। और इसी प्रक्रिया को अगर मैं दोहराता रहूं तो ये इस प्रकार की पैरेलल लाइंस आती जाएगी, इस प्रकार की पैरेलल लाइन आती जाएगी। तो ये देखिए ये रहा, और अगर आप इसको देखें तो ये फंक्शन कम से कम कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। अगर डोमेन की बात करें, इसका प्रांत यानी डोमेन पूरा आर होता है विद्यार्थियों। कुछ भी पुट कर लो आपको आंसर मिल रहा है, 1.99 पुट करो, जो मन कर रहा है वो पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। और इसका रेंज क्या है, परिसर क्या है, 0 से 1 के बीच में है, आप देख पा रहे हैं। और ये फलन आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है मतलब पेरियोडिक फंक्शन है। अब ये अचानक मैंने पेरियोडिक वर्ड यूज कर लिया। आवर्ती फलन का मतलब है जो किसी एक खास
पेरियोडिक फंक्शन यानी किसी फंक्शन का पीरियड क्या है, अगर उस फंक्शन का पीरियड यानी आवर्तकाल है तो फंक्शन आवर्ती फलन यानी पेरियोडिक फंक्शन कहलाता है। जैसे घड़ी है, घड़ी देखी है ना आपने? हाँ विद्यार्थियों, घड़ी तो देखी हुई है ना? घड़ी सबने देखी होगी। उसमें जो सेकंड वाली सुई है, अगर आप उसे ध्यान से देखो, मेरे घर में जो सेकंड वाली सुई थी वो लाल होती थी तो मैं लाल सुई कहता था उसे। तो आप उस लाल सुई को देखो तो उसका पीरियड क्या होता है? 1 मिनट। उसका पीरियड 1 मिनट होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप 3 पर देखो 1 मिनट बाद देखोगे वापस 3 पर ही दिखेगी। 5 पर देखो 1 मिनट बाद वापस 5 पे ही दिखेगी। जैसे घंटे वाली जो बड़ा मिनट हैंड होता है उसका पीरियड होता है 1 घंटे। 2 पे देखोगे तो 1 घंटे बाद दोबारा 2 पे ही दिखेगी। वो उस फलन का आवर्तकाल होता है, वो फलन आवर्ती फलन कहलाता है। जैसे ये भी आवर्तकाल है, इसका पीरियड क्या है? 1। हर 1 के बाद वैसा का वैसा, देखिए जैसा दिख रहा है, हर 1 के बाद वैसा का वैसा। मेरे कहने का मतलब क्या है? आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर सोच ले। मान लो आपने सोचा सर 3.72, ठीक है, आपने 3.72 पुट किया। x अगर 3.72 है तो इसका भिन्नात्मक फलन क्या है? 3.72 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0.72 आ गया है। ठीक है सर, इसका पीरियड 1 है, मतलब अब 1 जोड़ दें तो यही आंसर आना चाहिए। 4.72 का चेक कर लो, 4.72 माइनस 4, दोबारा 0.72, फिर 1 जोड़ दें 5.72 का, 5.72 माइनस 5, दोबारा 0.72। तो हर एक के बाद आंसर वही का वही आने वाला है जितना आपने देखा है। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होता है? इसका आवर्तकाल होता है 1। इस फंक्शन का पीरियड 1 होता है। क्या यह सम फलन है कि विषम? सर विषम तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि विषम होता तो जैसा पहले क्वाड्रेंट में वैसा ही इधर आता। सम है कि नहीं? सर बिल्कुल सम नहीं है। सम होता तो ये अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक होता वाई एक्सिस के लिए, तब आपको ऐसा दिखता। तो ना ही ये सम होता, ना ही ये विषम है। तो ये क्या है? ना सम ना विषम। ना सम और ना ही विषम। क्या ये एकाकी फलन है? नहीं बच्चों, ये एकाकी नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा बिंदु पर काट गई है। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है वो एक से अधिक बिंदु पर काट रही है, तो ये 1 1 नहीं है। एकाकी नहीं है। आच्छादक तो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने यहां एफ क्या लिखा है, तो आच्छादक की हम चर्चा नहीं करते हैं। तो ये ग्राफ भी ऐसा है जो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये ग्राफ कैसा है और कौन सा है। अगला बढ़ते हैं हम। तो केवल आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए और इसका पीरियड, रेंज, केवल इतना पता होना चाहिए। ग्राफ पता लग गया, रेंज पता लग ही गया, और कुछ नहीं चाहिए। अगला 8th, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। निम्नतम पूर्णांक फलन और इस फंक्शन को हम सीलिंग भी कहते हैं, सीलिंग इंटीजर फंक्शन। सीलिंग का मतलब स्टूडेंट हिंदी में होता है छत। छत का मतलब ये हमें ऊपर वाली वैल्यू देता है, ऊपर वाली वैल्यू। ये भी बिल्कुल महत्तम पूर्णांक फलन की तरह है। ये हमेशा x या उससे बड़े वाला पूर्णांक होता है। अगर x पूर्णांक है तब तो ठीक है, वरना उससे ऊपर वाला पूर्णांक ये मुझे देता है। ये हमेशा मुझे उससे ऊपर वाला पूर्णांक देगा स्टूडेंट्स।
तो आप देखें ये हमेशा ऐसा होता है। सो अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, क्योंकि हम ये बहुत कम पूछा जाता है, बट अगर पूछ लिया जाए तो बस आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि ये जो सीलिंग इंटीजर है यानी जो निम्नतम पूर्णांक फलन है ये कैसा होता है। तो अब आप साफ देख सकते हो 5.7 का क्या आएगा, 5.7 का क्या आएगा बता दो, 5.7 का क्या आएगा, 6, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बस 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 6 का 6, 5.7 का 6। तो अब आप देखिए एक बार 1 मिनट दे रहा हूं, आप ग्राफ बनाओ अपनी तरफ से, रफ ग्राफ बनाएं। 7 कैसे आएगा, 5.7 का उससे बड़ा इंटीजर तो 6 हुआ, 7 क्यों हुआ? 1 मिनट का समय बना के देखें ग्राफ कैसे बनेगा। सो देखिए x 0 होगा, जीरो से 1 तक वो कैसा होता था, वो ग्राफ ऐसा चलता था, महत्तम पूर्णांक ऐसा। अब यहां पर क्या है, जीरो से लेकर 1 तक आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। x 0 होगा तब भी 0 और 1 तक कुछ भी क्या आएगा, 1 आएगा। वन पर आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 0 पे तो 0, 0 पर क्या आएगा, 1 मिनट, 0 पे 0 और 0 से 1 तक कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये देखिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है इसका, इसका मतलब क्या हुआ, जब x 0 है तो आंसर 0 और 0 से लेकर 1 तक
x जब 0 से लेकर 1 तक होगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। भाई वही तो कह रहा हूं, 5.7 का क्या आएगा? 5.7 का 6, 5 का 5। तो अब आप देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, एक बार ट्राई कीजिए। जब 0 पुट किया तो आंसर क्या है? 0, 0.1 का 1, 0.999 का 1, 1 का 1, 1 से आगे गया 2, लाइक दिस। ये रहा इसका ग्राफ। और अगर आप इसको देखें ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन भी इसकी तरह क्या है? पूरा आर ही है। इसका डोमेन भी क्या है? इसकी तरह बड़ा लिखो सर। ऑड फंक्शन क्यों होगा स्टूडेंट्स? डोमेन इसका पूरा आर है और इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज केवल और केवल क्या होगा स्टूडेंट्स? पूर्णांक होगा। इसका रेंज क्या होगा? केवल और केवल पूर्णांक होगा। विषम फलन अगर होता, विषम फलन का मतलब है अगर 5.7 का आंसर अगर 5.7 का आंसर 6 है तो -5.7 का आंसर क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। तो ये किन दो पूर्णांक के बीच में है? -6 और -5। तो इससे बड़े वाला पूर्णांक कौन सा है? -5। तो कैसे ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन में तो x की जगह -x डालने में केवल और केवल किसका फर्क पड़ना था? माइनस का फर्क पड़ना था। ना ही ये सम है ना ही विषम। सम तो तब होता, विषम तब होता जब यहां जैसा है वैसा यहां 1 यूनिट ऊपर राइट में 1 यूनिट नीचे यहां आता, 2 यूनिट फिर 1 यूनिट आगे, 2 यूनिट फिर 1 यूनिट आगे होना चाहिए था। तो ना ही ये सम है ना ही विषम उसमें होगी। तो इसका पीरियड क्या है? पेरियोडिक नहीं है, ना सम है ना विषम, ना सम ना विषम। क्या ये एकाकी है? नहीं बच्चों, क्योंकि अगर यहां से लाइन बनाएंगे तो एक से ज्यादा बिंदु पर काट रही है। 1 1 यानी एकाकी फलन नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये एकाकी फलन नहीं है। और क्या निकाल सकते हैं? देखो और क्या निकाल सकते हैं हम? रेंज जेड सही है, बिल्कुल सबको सही लिखा है बच्चों ने। मैनी वन हो गया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। एक बच्चे ने कुछ लिखा है, देवेंद्र शर्मा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा ग्राफ। यही कह रहा है क्या? शायद यही होगा। और किसने कुछ कहा है? बना लिया, फोटो कहां से सेंड करें? बस इक्वल यही लिखा है। इक्वल का साइन x+1 पर आएगा? नहीं आएगा।
बस इतना ही कहा था। ये आएगा, जो ऐसा है वो ये आएगा, ना ही x+1 पे आएगा, शुरू ऐसे होगा, ग्राफ ऐसा है। ओके और किसी ने कुछ नहीं कहा था, तो इतनी इतनी बातें तुम सबने की थी। अगला ग्राफ क्वेश्चन नंबर 9वां कौन सा बना दिया है? मापांक बना दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बना दिया, लीस्ट इंटीजर, भिन्नात्मक फलन, सिग्नम फलन। सिग्नम फंक्शन कई बार इसे SGN से भी लिखते हैं, सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स भी लिखते हैं, SGN हिंदी में सिग्नम ही लिखते हैं, सिग्नम फलन। और सिग्नम एक्स क्या होता है, ये किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? देखिए परिभाषित कैसे किया गया है, सिग्नम एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स, कुछ बुक्स में एक्स अपॉन मॉड एक्स भी लिखा जाता है, कुछ जगह आप एक्स मॉड एक्स भी लिख सकते हैं जब एक्स 0 ना हो, और 0 यदि एक्स 0 हो। इस प्रकार से परिभाषित किया गया है ये फलन, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम का मतलब कहीं ना कहीं साइन से रिलेटेड है, साइन, साइन SIGN आप देख रहे हो ना, सिग्नम ये वर्ड आया है साइन वर्ड से, चिन्ह से। यहां पर इस चिन्ह आप देख सकते हो, x 0 से बड़े में कोई और चिन्ह रखेगा और 0 से छोटे में कोई और चिन्ह रखेगा, इसका नाम है सिग्नम, साइन, साइन से रिलेटेड है, ये साइन का ही एक फॉर्म है सिग्नम। ये क्या होता है, और आपको पता है कि मॉड एक्स की क्या खास बात है, अगर x 0 से बड़ा हो तब तो आंसर बीच वाला ही आ जाता है, और x 0 से छोटा हो तो आंसर नेगेटिव ऑफ बीच वाला आता है। और आपको कहा है x 0 नहीं, 0 नहीं मतलब 0 से बड़ा और छोटा कुछ भी हो सकता है, तो आप इसी को लिख सकते हैं, इसका आंसर 1 आएगा अगर x 0 से बड़ा है, क्यों, x बटा x हो जाएगा। -1 आएगा जब x लेस देन 0 होगा, क्यों, अगर बीच में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ऑफ बीच वाला यानी -x बटा x, जो कि -1 हो गया, और 0 यदि x बराबर 0 है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, 0 से बड़े में आंसर 1, 0 से छोटे में हमेशा आंसर -1। तो ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है जो केवल एक बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कौन सा है, 0 पे, 0 का राइट हैंड लिमिट 1, 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट -1, 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मैनी 1 तो है ही, क्योंकि 0 से बड़ा कुछ भी पुट कर दो आंसर 1 ही आएगा, 5 का आंसर भी 1 है, 50 का आंसर भी 1 है, और 500 का आंसर भी 1 है। डोमेन यानी प्रांत क्या है, पूरा R, कुछ भी पुट कर लो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। फंक्शन एक मशीन है जिसमें इनपुट जो करते हैं दैट इज डोमेन। रेंज क्या है, रेंज में मजे है, केवल 3 बिंदु है, एकी है नहीं, बहुएकी है, ये फलन बहुएकी फलन है, यानी मैनी 1 फंक्शन है, बहुएकी फलन है। सम विषम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन बड़े आराम से विषम फलन दिख रहा है, क्योंकि 5 पुट करने पर आंसर 1 आएगा, तो -5 पुट करने पर -1 आएगा। जो 5 पुट करने पर आ रहा है, -5 पुट करने में जस्ट उसका नेगेटिव आ रहा है, तो ये फलन कैसा हुआ, विषम फलन। और क्या जानना चाह रहे हो, पेरियोडिक नहीं, रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को, आप नहीं कह सकते कि इस अंतराल के बाद ये फलन अपने आप को जरूर रिपीट करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पेरियोडिक फंक्शन नहीं हुआ विद्यार्थियों। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगला आएगा नेक्स्ट। मैंने कहा था इसमें 16-17 ग्राफ ऐसे हैं जिनको आपने पढ़ लिया, उसके बाद तो उन्हीं का यूज करके हम और ग्राफ करेंगे, बट 16-17 आपको पता होने चाहिए। जैसे ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं,
स्टैंडर्ड ग्राफ्स है जो पता होने चाहिए। 10वां घातांकी फलन। घातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। घातांकी फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। घातांकी फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि fx बराबर a रेज टू पावर x, fx बराबर a रेज टू पावर x, fx बराबर a की पावर x। दो केस कर रहे हैं, एक में जब a एक से बड़ा हो और एक केस में जब a 0 और 1 के बीच में हो। दो केस हैं, जब a यानी इसका बेस एक से बड़ा हो और जब एक में जब a 0 और 1 के बीच में हो। और ये ग्राफ जो स्टैंडर्ड कर्व है ये इस प्रकार का होता है, a रेज टू पावर x, जो कि 0 पुट करके 1 आंसर देता है। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि 0 पुट करके 1 देता है। a 0 और 1 के बीच में है तो e रेज टू पावर माइनस एक्स भी यहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि e रेज टू पावर माइनस एक्स का मतलब है 1 बाई e की पावर x, 1 बाई 2.71 की पावर x। और आप देख रहे हैं ये 1 से कम हो गया। a की पावर x जब भी a 1 से कम है और 0 के बीच में है तो ऐसा होता है। और यहां पर e रेज टू पावर x ऐसा ही होगा। अब वो अलग बात है, कोई इन्हीं ग्राफ्स को अलग अलग तरीके से देखना चाहे तो ये सभी a रेज टू पावर x का सर हैवी साइड फंक्शन स्टेप फंक्शन को ही बोलते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ के क्या करोगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। सो अब आप एक चीज देखें, जैसे कि अच्छा वैसे डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। डोमेन क्या है, पूरा R, कुछ भी पुट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज क्या है, ऊपर ऊपर, 0 आंसर नहीं है। जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा आपकी ये लाइन x एक्सिस के नजदीक होती जाएगी, बट ये टच नहीं करेगी। और ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट। एसिम्पटोट यानी अनंत स्पर्शी किस लाइन को कहते हैं, एक ऐसी लाइन को कि जैसे जैसे x या y अनंत को जाए, जिस लाइन और वक्र यानी कर्व की दूरी 0 की तरफ चलती जाए, जैसे जैसे x या y या दोनों इन्फिनिटी को जाए, जिस लाइन और वक्र की दूरी 0 की तरफ बढ़ती है उस लाइन को क्या कहते हैं, एसिम्पटोट यानी अनंत स्पर्शी। हाँ, a लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, होता तो मैं कर ही देता। रेंज क्या है, रेंज इसका r प्लस है, ऐसा लिख दो, या r प्लस, ओके। और 1 1 बिल्कुल हर लाइन एक बार काट रही है, एक एकी फलन है। और क्या जानना चाहेंगे, पेरियोडिक तो नहीं है, दोबारा रिपीट, एक बार जो बढ़ना शुरू हुआ तो फिर तो बढ़ता ही गया। इसका रेंज भी क्या है, इन्फिनिटी से 0 तक है, हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक रेंज चल रहा है, हमेशा ऊपर ही ऊपर है।
ओके, ना ही ऑड है ना ही इवन है। बट हाँ, अगर आप ऐसा ही ग्राफ बनाना चाहते तो जैसे कि 2 रेज टू पावर एक्स आप ऐसा बनाते हैं। अब यही 2 रेज टू पावर एक्स है ये तो, बट यही जब आप 10 रेज टू पावर एक्स करेंगे तो ऐसा होगा। यही जब 10 की पावर एक्स करेंगे तो ऐसा होगा, दिखेगा सेम। रफ ग्राफ में पता भी नहीं लगेगा कि दोनों कौन सा है। सारे के सारे ये ए रेज टू पावर एक्स के ग्राफ हैं, सभी के सभी ये ए रेज टू पावर एक्स के ग्राफ हैं। इस टाइप के ग्राफ दिखेंगे। बट ये था कि जब आपने एक्स को नेगेटिव पुट किया, जैसे -2 ही मान लो, तो ये थोड़ा छोटा हो गया और 2 की पावर एक्स ऊपर दिख रहा है। बट जैसे 0 से बड़ा पुट करोगे, अब 10 रेज टू पावर एक्स बहुत जल्दी भागना शुरू हो जाएगा और ये फटाफट इन्फिनिटी को रन करेगा। तो वही कह रहे हैं, ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी घातांकी फलन। अगला है लघु गणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघु गणकीय फलन। लघु गणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। लघु गणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। ये फंक्शन, ये जो अभी मैंने घातांकी फलन लिखा है, इसका प्रतिलोम यानी इसका इनवर्स होता है। इसको आप लिख सकते हैं घातांकी फलन का प्रतिलोम। ये फलन ऐसा होता है, ये फलन ऐसा होता है। मगर हम जब भी बात करेंगे, जब तक कुछ मेंशन नहीं है, लॉग बेस ई की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये ग्राफ ऐसा होता है, जो कि इसका इनवर्स है। और किसी भी ग्राफ का जब इनवर्स होता है, वो हमेशा y बराबर x लाइन का प्रतिबिंब होता है। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x का इनवर्स होता है log बेस ax। ये ग्राफ है log बेस ax का। वहां पर 0 पुट करके 1 आ रहा था, यहां 1 पुट करके 0 आएगा। खैर, ये मेरा ग्राफ है। ये हटाओ। और यही अगर a 0 और 1 के बीच में है, तो यही मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो जाता है। log बेस ax का ग्राफ होता है स्टूडेंट। ये ग्राफ इनवर्स होता है किसका? घातांकी फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। उसका इनवर्स होता है। कुछ स्टैंडर्ड कर्व है हमारे पास, तो हमारे पास 10 हो गए हैं। अब 6 और ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे, उसके बाद हम चीजों को उन्हीं को मैनिपुलेट करेंगे, उन्हीं को घुमाएंगे, उन्हीं से हम करेंगे क्या क्या करना है। हमें एक जरूर हमें पैराबोला वगैरह के कर्व का पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप। वो भी मैं साथ में ही बना दूंगा, कोई बात नहीं। चलो एक बार 11वां उसी को बना लेता हूं। एक आपके पास बहुत स्टैंडर्ड कर्व है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। जी विद्यार्थियों, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर। लॉग का बेस e हो तो स्टूडेंट वो 1 से बड़ा हो गया। e तो 2.7 होता है ना, मैंने तो e छोड़ो, मैंने तो a बोल दिया जब,
तो बेस ई को अलग से क्या दिखा रहे हो? ए 1 से बड़ा है, ई तो 2.71 होता है। हाँ ठीक है दिनेश भाई, ए 1 से बड़ा है तो ई उसी में आ गया। दिनेश हाँ जी ठीक है। अरे जब ए 1 से बड़ा है तो अब ये देखिए, अगर पैराबोला की बात करें तो खूब पैराबोला पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तो पूरी इस पे टिकी है। वैसे तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसके हाफ का स्क्वायर जोड़ दिया और घटा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर, और इसी का नाम होता है माइनस डी। और जब a मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा आ गया। इस प्रकार से ये आया है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है ना, बोल दूं, अगर मुझे ये द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मतलब मुझे ए बी सी पता है। और ए बी सी अगर मुझे पता है तो मुझे इस डी के बारे में पता लग जाएगा और 4a के बारे में पता लग जाएगा। और x की वैल्यू चेंज होने से अब इसका मान चेंज होता जाएगा। मान लीजिए ये मुझे वैल्यू दे रहा है 5, जो भी आपने ए बी सी चुना है ये मुझे वैल्यू दे रहा है 5, मान लिया। केस फर्स्ट, यदि a 0 से बड़ा है, ध्यान पूर्वक, अगर a 0 से बड़ा है स्टूडेंट, तो ये तो 5 फिक्स आ गया। ये जो स्क्वायर है इसको हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहना है, कुछ भी x रख दो। अब अगर ये भी पॉजिटिव है, ये 0 या 0 से बड़ा है, तो इनका गुना हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहने वाला है। तो 0 या 0 से बड़ा प्लस 5, 0 या 0 से बड़ा प्लस 5, 5 या 5 से बड़ा, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई? 5, यानी ये। और ये 5 कब आएगा? जब ये 0 होगा। और ये 0 कब होगा? जब x बराबर माइनस बी बटा 2a होगा। तो अगर a 0 से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, निम्नतम मान कब? x बराबर माइनस बी ए पर, x बराबर माइनस बी बटा 2a पर, और निम्नतम मान बराबर 5। 1 मिनट में रुक रहा हूं, 1 मिनट में रुक रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट।
एक बच्चा अगर रिपीट करना, मैं कह रहा हूं कि मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, तो इसका मतलब है तुम दिमाग तो लगाओ। मैं किस लिए रुका हूं? इसलिए तो रुका हूं। पता क्या है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो कई बच्चों में नहीं है, और उसे कहते हैं सब्र। कई लगे पड़े मैक्सिमम क्या होगी, ये क्या होगा। क्या टेस्टिंग करने आए हो क्या? हैं? 4A कैसे है, कैसा है? 4A कैसा है? 4A अच्छा है, मस्त है। तबीयत ठीक है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है उसे। अरे 4A जैसा भी है, मैंने जब कह दिया कि आपको अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो आपको ABC तो पता ही है ना। अब चाहे उसने A 0 से बड़ा है, चाहे 5x² - 7x + 18 है, लो अब क्या है, कुछ भी है। अब उसको इसको सॉल्व करके कोई भी एक वैल्यू आ गई, मैंने बोल दिया मान लो 5 आ गई, कुछ ना कुछ तो आनी थी। मान लिया सर 5 को नेगेटिव ले सकते हैं, कुछ भी लो यार, कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यू उड़ा है, उड़ा लो, उड़ा मान लो, एड़ा मान लो, इडी मान लो, सस्सा मान लो, हाहा मान लो, जो मन कर रहा है वो मान लो, जो मानना है इसकी वो वैल्यू है। 5 ठीक है, 5 वैसे कोई लॉजिक नहीं है 5 मानने का, वैसे मान लिया। 5 पांडव थे इसलिए मान लिया 5, क्या करना है, कोई लॉजिक नहीं। कोई एक नंबर आना है, कुछ ना कुछ आएगा, वो 5 बोल दिया मैंने। कुछ भी वैल्यू है, नेगेटिव लो, जो आपकी इच्छा है। जीवन में पॉजिटिव रहना सीखो, इसलिए पॉजिटिव ले ली। कोई अरे ABC दिया होगा तो कुछ तो आएगा, वो आएगा, वही है ये। अब मैंने कहा इसे हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहना है, स्क्वायर है, 0 भी हो सकता है। A पॉजिटिव मैं मान के चला हूं, पॉजिटिव इंटू नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू 0 या 0 से बड़ा मतलब 0 या उससे बड़ा। ये 0 या उससे बड़ा है, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, +5। आपको पता है लाइव पढ़ाना ना ऑफलाइन से बहुत मुश्किल काम है। ऑफलाइन में कोई, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा समझता भी जल्दी है, सामने होता है ना टीचर। इसमें टीचर की रेल ऐसा मर्डर होता है ना। ये 0 या 0 से बड़ा +5, तो 5 या उससे बड़ा ही तो हुआ। और अगर ये संख्या 5 या उससे बड़ी है तो इसका सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई, 5 ही तो हुई, और 5 तो ये था, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू 5 होगी, जो कि ये है। मगर ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी कब, 5, जब ये 0 होगा। और ये 0 होगा कब, जब x बराबर -b/2a होगा। तभी कहा है निम्नतम मान मिलेगा जब x बराबर -b/2a होगा, और मिनिमम मान होगा -d/4a। चलो कोई नहीं, एक मौका और देता हूं, आप भी क्या याद करेंगे। मजा ही आ रहा है तुम्हें पढ़ाने में। एक बच्चे ने कहा सर जी ये तो पॉजिटिव है, अगर b की वैल्यू 4ac से ज्यादा हो तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू। तो मैं तो आपको क्या कह रहा हूं, इसको कुछ भी ले लो यार, जो भी आएगा आ जाएगा, कहां समस्या है। मिनिमम वैल्यू क्या -5 होनी जरूरी है, -5 नहीं हो सकती क्या। वो तो ABC पे निर्भर कर रहा है ना, जो आनी होगी आएगी। बढ़ू आगे। अच्छा, और अब किसी ने मैक्सिमम पूछ लिया है, मैं सोच रहा था थोड़ा रुक के बताता, मगर चलो। अगर A पॉजिटिव है ना, A पॉजिटिव है, ये एक बहुपद फलन है, आपको पता है बहुपद फलन।
और जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना उसका डोमेन पूरा आर होता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका ग्राफ जैसा भी हो, इसका ग्राफ जैसा भी हो, आप ये अगर ए पॉजिटिव है, मैं ए पॉजिटिव मैंने सोचा तो रुक के बात करता, अगर ए पॉजिटिव हो, आप देख रहे हो जैसे जैसे एक्स इंफिनिटी पर जाएगा, जैसे जैसे एक्स इंफिनिटी पे जाएगा एक्स स्क्वेयर एक्स से बहुत ज्यादा तेज भागेगा। 5 पुट करोगे ये तो 5 होगा, ये 25, 10 पुट करोगे ये सिर्फ 10 होगा, ये सीधा 100, 1000 पुट करोगे ये 1000 होगा, और वो कहां गया 10 लाख। डिफरेंस देखो। और जब ये जैसे जैसे इन्फिनिटी पे भागेगा ये इससे पहले इन्फिनिटी की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, और वो इंटू एक, ये चाहे नेगेटिव भी ले लो, बी कितना ही बड़ा -5 करोड़ इंटू एक्स, बट जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी पे भागेगा और ये ए पॉजिटिव हुआ तो ये फटाफट इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा इस कर्व को इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना है, और जैसे जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब भी ये इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। ये आगे यहां पर जैसा मर्जी हो, इसको यहां से भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना है। यानी मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये वाला फलन अगर प्रांत बशर्ते ऐसा लिख रखा हो डोमेन पूरा आर, आगे रेंज जो भी दिया हो, अगर ऐसा दिया है तो समझ लीजिए ये फलन कभी भी 1-1 नहीं होने वाला, क्योंकि इसने मुड़ना ही मुड़ना है। क्योंकि x जब इन्फिनिटी पे जाएगा तब भी ये इन्फिनिटी पे जाएगा, और x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तब भी ये इन्फिनिटी की तरफ ही बढ़ेगा। तो ये ग्राफ दोनों तरफ से इन्फिनिटी पे बढ़ेगा, और इन्फिनिटी से वापस इन्फिनिटी पे जाने का मतलब इस ग्राफ ने मोड़ तो लिया ही है, और ग्राफ अगर मुड़ गया तो कैसा 1-1, और आच्छादक भी नहीं होगा क्योंकि इसने माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये मुड़ेगा जरूर, क्योंकि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, और जब ये मुड़ गया तो यानी एंड तक नहीं पहुंचेगा, तो पूरा आर नहीं ले पाएगा अपने रेंज में, और रेंज और कोडोमेन बराबर ना हो तो आच्छादक भी नहीं है। इस ग्राफ को तो मुड़ना ही है, कहीं से मुड़े वो बाद की बात है, बट मुड़ेगा जरूर, इसमें कोई भी शक नहीं है। और ऐसा फलन किसी भी सूरत में एकाकी नहीं हो, किसी भी सूरत का मतलब अगर ये दे रखा है, ऐसे तो सूरत में तो एकाकी बनाने को बोले लो जी सर डोमेन में ये हटा दिया हो गया एकाकी की, नहीं, ऐसी सूरतों में तो हो सकता है अगर आप डोमेन को ही रोक लोगे, जिसे कहते हैं अगर डोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको रोक लिया, तब तो आप इसे 1-1, फिर तो किसी को कुछ भी कर दो, अगर जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया तो। खैर, तो ऐसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है, बट वो बाद की बात है, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, कहीं और ही भेज देते हो। सो खैर, केस सेकंड, यदि a 0 से छोटा है, लीजिए सॉल्व किया, ये आया, इसको ए बी सी जो भी दिया होगा a मगर अपने को पता है नेगेटिव है। a नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये a नेगेटिव है, ले लिया इसको, अब ए बी सी दिया है, इसको सॉल्व किया, मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5, मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5, जो भी आनी थी मैंने मान लिया 5। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा, मगर उसमें अब जो गुना हो रहा है वो नेगेटिव गुना हो रहा है, तो 0 या 0 से बड़े में नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई हो, 0 या 0 से बड़े में नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई हो, तो वो क्या हो जाता है, एक नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई हो किसमें, 0 या 0 से बड़े में, तो वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है। भाई 0 में अगर नेगेटिव चीज मल्टीप्लाई होगी तब तो 0, और पॉजिटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया तो नेगेटिव, तो ये तो है लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 यानी 0 या उससे छोटा, प्लस 5 जुड़ जाए, 5 में क्या जुड़ रहा है, या तो 0 या नेगेटिव, 5 प्लस 0 या नेगेटिव, तो सबसे बड़ा क्या आएगा, 5 ही आएगा जब वो 0 जुड़ेगा, और नेगेटिव जुड़ेगा तब तो 5 से और कम हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं
ऐसे टाइम में मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी। 5 प्लस 5 में क्या जुड़ रहा है, 0 या नेगेटिव। 0 जुड़ गया तो 5, नेगेटिव जुड़ गया तो 5 से भी कम, सबसे बड़ी वैल्यू 5, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और कब आएगी, जब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, अरे इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 0 ही है, क्योंकि 0 या 0 से बड़ा इंटू नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, अधिकतम मान होगा x बराबर माइनस बी बटा 2a पर। अधिकतम मान होगा माइनस बी बटा 2a पर। जी विद्यार्थी गणों, तो इसका सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी माइनस डी बाई 4a, अगर a नेगेटिव हुआ। सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी माइनस डी बाई 4a, अगर a पॉजिटिव हुआ। मेरे कहने का क्या तात्पर्य है विद्यार्थी गणों, बेसिकली दो बातें हैं, या तो a 0 से बड़ा होगा और या a 0 से छोटा होगा। a 0 से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू यानी अपवर्ड पैराबोला दिखेगा, ऐसा, ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा। और आप चाहो तो इसे मैं आराम से एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की शक्ल बना सकता हूं। a 0 से बड़ा होगा तो ऐसा पैराबोला, a 0 से छोटा होगा तो ऐसा पैराबोला। और वरना भी आप बचपन से जो करते आए हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें 2ax प्लस बी, चलो बचपन की बात ही कर लेते हैं। दूसरी बार डेरिवेटिव किया 2a। क्या आपको नहीं पता लग रहा कि अगर a 0 से बड़ा होगा तो सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा, और सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा मतलब मिनिमा, और सेकंड डेरिवेटिव जो मिनिमा दे रहा है वो किस पॉइंट पे दे रहा है, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव कहां 0 होगा, माइनस बी बटा 2a पर। वही तो बात है। अरे सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा मतलब मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर आएगी वो कहां से पता लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां 0 होगा। ये कैलकुलस में करवाया जाएगा। ओके, अगर a 0 से बड़ा हुआ, अगर केस 1 की बात करूं, जब d 0 से बड़ा है, क्या आपने बचपन में कभी श्रीधराचार्य यानी डिस्क्रिमिनेंट मेथड को सॉल्व किया है, या कभी भी द्विघाती समीकरण को अगर आपने सॉल्व किया हो स्टूडेंट्स, तो मेरी बात आपको ध्यान होगी कि हम आंसर ऐसे निकालते हैं, x की वैल्यू ऐसे निकालते। पक्की बात, पक्की बात, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी यहां। और अगर d 0 से बड़ा आ जाए, d 0 से बड़ा आ जाए, b मान लो -2, d 0 से बड़ा मान लो 4, a मान लो 1, मान लो कुछ होगा, -2 + 4 2 बटा 2, -6 बटा 3, तो दो अलग अलग रूट आते हैं। ऐसे में दो अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अगर d 0 से बड़ा हो तो अलग अलग वास्तविक मूल, और ये इस रेखा को हम वास्तविक रेखा भी कहते हैं। कोई भी ग्राफ इस रेखा को जितनी बार काटता है उसके उतने ही वास्तविक मूल होते हैं। जैसे इसके मान लो 2 मूल ये रहे, मान लो ऐसा और ये कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या बता रहा है, a 0 से बड़ा होगा तो ऐसे टाइम में मिनिमम वैल्यू मिलती है। a 0 से छोटा है, डाउनवर्ड पैराबोला, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। बट जिस पॉइंट पर मिनिमम मिलती है वो पॉइंट होता है -b बटा 2a। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलती है
वो पॉइंट होता है -b/2a। मतलब -b/2a को यहां रख दोगे तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी -b/2a। -b/2a b² - b²/2a। और वो वैल्यू क्या आई -d/4a। चेक कर लें। और वो सबसे छोटी वैल्यू जो आई है यहां वो है -d/4a। जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिली है वो है -d/4a। आप आराम से ये चेक कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं कहना चाहता हूं अगर आपका d 0 हो जाए अगर आपका d 0 हो जाए -2 + 0 और -2 - 0 एक ही बात है, दोनों रूट समान आ जाएंगे। और अगर दोनों रूट सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब रियल लाइन को केवल एक ही बार काटेगा। -1 पे काट रहा है या किसी भी बिंदु पे काटेगा, यानी टच करके जाएगा। अगर d = 0 हुआ है तो a 0 से बड़ा, तो पैराबोला अपवर्ड ही है। पैराबोला अपवर्ड ही है, उसमें पैराबोला डाउनवर्ड ही है। और ऐसी स्थिति में तो यह भी कह सकते हो कि fx यानी y की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी, ऐसा भी लिख दो तो कोई आपत्ति नहीं। fx की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से छोटी। आप देख सकते हो y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो नेगेटिव ही आ रही है। y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो नेगेटिव ही आ रही है। यानी अगर d < 0 हो जाए, d < 0 पुट करके देखो, आयोटा में आ जाएगा। -2 ± कुछ भी लिख दो। मान लो d आ गया -9, तो ये तो कोई भी रियल रूट नहीं है। और अगर कोई रियल रूट नहीं है तो रियल लाइन को नहीं काटेगा, तो ग्राफ ऐसा ऊपर का ऊपर दिखेगा। रियल लाइन को नहीं काटेगा तो ग्राफ ऐसा का ऐसा दिखेगा। मेरे कहने का तात्पर्य है इस स्थिति में fx हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। कुछ भी x पुट कर ले, आंसर हमेशा ऊपर ही ऊपर। कुछ भी x पुट कर दे, आंसर हमेशा नीचे ही नीचे। अरे भाई, रियल लाइन को काटेगा ही नहीं, यानी ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। मगर ये जो मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर मिल रही है वो है -b/2a, और मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है वो है -d/4a। वो ग्राफ जैसा भी हो उसके हिसाब से d a b चेंज होंगे और आपका आंसर तो केवल और केवल ऐसा ही आना है। यहां पर भी अब आप देख लो, सबसे मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे मिलेगी वो क्या है? -b/2a पे वैल्यू क्या मिल रही है? 0 ही आ रही। इसकी मिनिमम वैल्यू ही है क्योंकि टच कर रहा है। सबसे छोटी वैल्यू ही y की 0 है और वो तो आनी है। जब d 0 है तो -d/4a होगा क्या? 0 ही तो होगा। ये पॉइंट क्या है? -b/2a, 0। आज तक -b/2a, 0 पे ये वैल्यू आ रही थी। आज तक -b/2a पर ये वैल्यू आ रही थी। बड़े स्थिति में तो -b/2a पे क्या वैल्यू आएगी? खुद 0 ही आ जाएगी, क्योंकि ये तो
y क्या है x एक्सिस पे, 0 ही तो है। हाँ राकेश जी, a boy in yellow टी-शर्ट। हाँ राकेश जी समझ आ रहा है? यस वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इंपॉर्टेंट है बस सोचना, कुछ नहीं है। एफ एक्स 0 से बड़ा है, और अब इन सभी की बात करो तो इसका डोमेन पूरा आर है। कुछ भी बात कर लो, आर कुछ भी पुट करो, कभी बहुपद में कोई दिक्कत होती नहीं। रेंज क्या है? अब वो पहले वाले इधर की बात करूं, इस साइड की बात करूं अगर, तो रेंज क्या है? सबसे छोटी वैल्यू -d/4a, और ऊपर से तो खुला पड़ा है -d/4a से इंफिनिटी। 1 का तो मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता 1 एकाकी का तो। और यहां पर रेंज क्या हो जाएगी? -इंफिनिटी से लेकर -d/4a। और ये आ गया हमारा रेंज। ये हमारा क्या आ चुका है? रेंज यानी परिसर आ चुका है। एकाकी है नहीं, आच्छादक अगर पूरे आर की बात करें वो नहीं, कुछ भी नहीं। चीज सोच के देखिए, अगर मैं इसे अल्फा और बीटा कह दूं कि इसके दो मूल हैं अल्फा बीटा, वैसे आप ये द्विघाती समीकरण में पढ़ेंगे, अब वो पता नहीं मेरे हिस्से में आएगी कि सर के। अगर अल्फा और बीटा आपके दो मूल हैं तो आप देखिए अल्फा से पहले वाले पॉइंट्स पर फंक्शन पॉजिटिव है, ऊपर वैल्यू आ रही है। बीटा के बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन पॉजिटिव है, बट अल्फा और बीटा पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। अरे यहां का मतलब है y नेगेटिव, एफ एक्स का मतलब y है, तभी तो यहां y नेगेटिव आ रहा था। आप देख सकते हैं यहां पर अल्फा और बीटा पे तो 0 है, अल्फा और बीटा के बीच में पॉजिटिव, अल्फा से पहले नेगेटिव, बीटा के बाद नेगेटिव। आप इस टाइप से देख सकते हैं, यानी यहां पर क्या है? एफ एक्स 0 से बड़ा होगा कब? प्रत्येक x बिलोंग्स टू कब? -इंफिनिटी से अल्फा तक कुछ भी पुट कर लो और बीटा से आगे कुछ पुट कर लो। बीटा के आगे जो पुट करोगे आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिलने वाला है ग्राफ। और एफ एक्स नेगेटिव कब आएगा? अल्फा से बीटा के लिए। सिर्फ ग्राफ को बता रहा हूं कि ग्राफ, मैं सिर्फ बताना ये चाहता था ये ग्राफ ऐसा होता है जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है -b/2a, दैट्स इट। रेंज निकाल लेते हैं सर, डोमेन लगभग रियल नंबर ही होता है क्या? जी ग्राफ में केवल 5-6 ग्राफ तक अगर रुक पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ बता दूं, कम से कम 1-आधा घंटा तो मैं आपको डोमेन करा दूंगा, ठीक है? ठीक, तब डोमेन आपको पता लग जाएगा कि डोमेन क्या होता है। रेंज आपको इतनी जल्दी नहीं आता, रेंज तो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो। हाँ, आपके अगर पेपर की बात करें आरपीएससी की तब तो ठीक है, वरना रेंज का कोई भरोसा नहीं है कि वो किसी में कौन सी अप्रोच, जैसे जैसे आपका गणित बढ़ता जाएगा आपका रेंज निकालने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। बट ऐसा नहीं है, डोमेन में ऐसा हो सकता है रात को सोए सुबह उठे डोमेन आ गया। रेंज में ऐसा नहीं होता कि रात को सोए सुबह उठोगे और रेंज आ जाएगा।
सर इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? वेरी गुड। मैंने आपको क्या बोला था कि ये पूरे कैलकुलस का बेस है। 3-4 दिन आपको सब्र करना पड़ेगा, 3-4 दिन मेरी कहानियां सुननी पड़ेगी। बोला था कि नहीं? हाँ नरेंद्र जी बोला था। तो वही सब्र होना चाहिए। अब देखो आकाश ने सब्र खोया और इसलिए तभी पूछा कैसे क्वेश्चन आते, सीधा मुद्दे पे आओ। इसका मतलब ये है मुद्दे पे तो फिर 1-1 फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू कैसा होता है, इसका पीरियड क्या है, ये आता है। ये एकैकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, फॉग और गॉफ का क्वेश्चन आ जाता है। एफ ये है, जी ये है, तो बताओ फॉग क्या होगा, ये आ जाता है। ये फंक्शन दिया है, बताओ इसका इनवर्स क्या है, ऐसा फंक्शन आता है। ठीक है ना? तो ऐसा, ठीक। तो टेंशन ना लें, सब्र करना पड़ेगा थोड़ा। सो ये रहा हमारे पास। ये मतलब इस प्रकार का रहता है, अगर a 0 से बड़ा हो और a 0 से छोटा हो तो इस प्रकार का रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसकी मिनिमम वैल्यू -b/-d/4a और वो -d/4a। एक बच्चा कुछ कह रहा है, डाउट क्वेश्चन। रामचंद्र, डाउट क्वेश्चन मतलब कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? रामचंद्र जी क्या कहना चाह रहे हो? रिलेशन। सर सबकी रेंज यही रहेगी। हाँ इन सबकी तो रेंज तो यही रहेगी ना, डी चेंज हो जाएगा। किसी की बारी में डी ये है, किसी की बारी में डी ऐसा, रेंज यही रहेगी। वही तो बोला, सबसे छोटी वैल्यू -b/2a पे मिलेगी और वो मिलेगी क्या मैंने जब यहां निकाला था ax² + bx + c, मैंने बोला आपको a क्या है? नहीं ना, मैंने सिर्फ -b/2a डाला और आंसर आ गया -d/4a। मतलब -b/2a पुट करके हमेशा -d/4a ही आना है। अब वो a पर निर्भर करेगा कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम। कोई मतलब नहीं कि आपका d क्या हो, हर केस में यही आएगा -d/4a। हाँ कल मैं करता हूं उसे। अब तो कह रहे हैं बहुत चैलेंजिंग काम है, एक अलग से टाइम निकालना, उसको करना। सबकी चेंजेस में यही रहेगी रेंज। सब्र करो, ये सब आएगा। मैक्सिमम आज का सब्र है, कल से तो फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। कल से लगेगा तुम्हें कि हाँ ठीक है, आज का सब्र है। सो अगला देखें, fx बराबर sin x। fx बराबर sin x, ओके। fx बराबर sin x बहुत बार देखने को मिलता है। ये थोड़ा टाइम सब्र करोगे तो थ्रू आउट आपको अजीब नहीं लगेगा। इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ऐसा ग्राफ होता है, इसका विषम फलन है। तो ये है fx = sin x का ग्राफ। इसका रेंज -1 से, डोमेन क्या है पूरा R, कुछ भी पुट कर लो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका रेंज क्या होता है? -1 से 1। आप देख रहे हो -1 से 1 के बीच में है इसकी वैल्यू। और दूसरी बात आप देखेंगे, हर π/2 के बाद ये अपनी एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा है। मतलब ये देखो 0 पे 0, π/2 पे सबसे ज्यादा, पाई पर फिर 0, 3π/2 पर सबसे कम -1, 2π पे फिर 0, 5π/2 पर 1। हर π/2 के बाद 0 मैक्सिमम 0 मिनिमम 0 मैक्सिमम 0 मिनिमम, ऐसा चल रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखें, 0 पे 0 है, पाई पर 0, 2π पर 0, 3π पर 0, यानी sin nπ 0 होता है। n कोई भी पूर्णांक हो जाए, sin nπ 0 होता है, चाहे sin 100π हो, sin करोड़ पाई हो।
ये 0 होता है। बहुत खास चीज है ये, ठीक है ना, बहुत खास चीज, इसको हल्के मत लेना। किसी ने ऐसा लिख दिया तो समझ लेना 0। क्यों? क्योंकि ये तो पूर्णांक ही देगा, काम खत्म। समझ रहे हो? रिजल्ट ध्यान रखो। और ये देखे π/2 पर 1, 3π/2 पर -1, 5π/2 पे फिर 1, साइन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऐसा होता है। n को 0 पुट करें, साइन π/2 पर 1, 1 पुट करें, साइन 3π/2 पर -1, 2 पुट करें, साइन 5π/2 पर 1। ध्यान से देखें, ऐसा। अगली बात अगर मैं बात करूं, ये कैसा फंक्शन होता है? विषम फलन। 180 डिग्री घुमाया, या कह लो सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, यहां जैसा। मेरे कहने का तात्पर्य है ऐसा। विषम फलन। और इस इंटरवल के बाद ये जो लंबाई है ये अपने आप को दोहरा रहा है। ये देखो, इस लंबाई के बाद और ये लंबाई क्या हो गई इस फंक्शन का? पीरियड, जो कि 2π है। आवर्तकाल 2π, इसका पीरियड यानी आवर्तकाल क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2π हो गया। और क्या जानना चाह रहे हो? ऑड फंक्शन, पीरियड। 1 तो नहीं है, लाइन काट रही है, एकैकी नहीं। अब आप देख लो, आपके पास जो पेपर में एकैकी आता है, ग्राफ आते ही ये स्टैंडर्ड कर्व तो आप ऐसे उठाते जा रहे हो। स्टैंडर्ड कर्व, मॉड एक्स वगैरह तो आपने ऐसे उठा लिए। अगर आपको ग्राफ आता जा रहा है, ये धीरे धीरे जो चीजें बन रही है ना, जब आप उन तरफ बढ़ोगे पेपरों की तरफ, तो कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली। थोड़ा सब्र जरूरी है जीवन में, ठीक है ना। अगला, अच्छा, साइन कहां पॉजिटिव होता है ये बता दो। किस चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है? धनात्मक कहां होता है साइन? मदद कर देता हूं, एक तो पहले में होता है, और वेरी गुड, भूल गए सर, ओ माय गॉड। कोई कह रहा तीसरे में, कोई कह रहा पहले चौथे में, कोई क्या? चलो समझ गया मैं, वेरी गुड। कैसे कर पाते हो सब? रीड से निकले हैं सर। अब कुछ भी बोल दो, अब रीड से निकले हैं, कहां से निकले हैं? सही है, वेरी गुड, फर्स्ट और सेकंड में। बट आपके इन जवाबों को देख के मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। इसी कारण सब आराम से मार्कर लेके खड़े हो जाते हैं पढ़ाने। उनको पता है कि सामने वाला ना पढ़ के आया है और ना पढ़ना चाहता है। हाँ राकेश, सही कहा कि नहीं? चलो पढ़ो भाई, अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। सिलेक्शन अपने को ऐसा चाहिए, इससे ज्यादा।
मार्केट में ये बात उठनी चाहिए कि इन्होंने पेपर लीक कराया है, इतने सिलेक्शन हो जाएं कि ऐसा लगे। ये मिथ्या बात नहीं है, आरयू में तो ये बातें हमने प्रूव कर रखी है। और 2020 के टाइम तो आईआईटी बॉम्बे में पता नहीं 32 सीट थी, पता नहीं 25, 8 बच्चे हमारे थे। अब मायने रखता है। अब आप देखो तो इतनी तैयारी करके जाओ कि पेपर कुछ लगे ही ना। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड, अगर इन केस अपने पास आ जाता है साइन एक्स बराबर साइन वाई, साइन एक्स बराबर साइन वाई आ रहा है स्टूडेंट्स, सो ये देखिए पाई माइनस एक्स, यहां सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी होगा पाई माइनस एक्स होगा, 2 पाई प्लस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, 4 पाई प्लस एक्स। अरे भाई समझिए बात को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो भी एक्स था वो एक्स था, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स। अगर आप y की जगह साइन पाई माइनस एक्स रखेंगे तब भी तो साइन एक्स ही आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा भी दोबारा साइन थीटा ही होता है। और यही मैं फर्स्ट में पहुंच रहा हूं, 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स, 3 पाई माइनस एक्स वो भी वही। मेरा काम था फर्स्ट और सेकंड में रहना। 4 पाई प्लस एक्स, तो एक तरह से देख रहे हो आप पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई यानी n पाई। माइनस या प्लस एक्स आ रहा है, जब जब आगे ऑड है तब माइनस, जब जब आगे इवन है तो प्लस। तो इसका मतलब y क्या हो गया, n पाई ऐसा। ध्यान से देखिए, n पाई, n को 1 पुट करेंगे तो पाई माइनस एक्स, 2 पुट करेंगे 2 पाई प्लस एक्स, 3 पुट करेंगे 3 पाई माइनस, जहां n इंटीजर है। अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई हो जाए अभी देखो 2 बच्चों के स्टेटमेंट आए हैं। एक कह रहा अभी आईआईटी मंडी में 9 है, एक ने कहा रजना चौधरी ने मैं आरयू की स्टूडेंट हूं, देखा है आईएम के सिलेक्शन। तो आप देखो यहां स्टेटमेंट कह रहा हूं तो उसको जस्टिफाई और फेल करने वाले बच्चे हैं अवेलेबल। हाँ अमित जी समझ आ रहे हैं, अमित यादव जी। हाँ भारती जी समझ आ रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए अगला ग्राफ, केवल 5 ग्राफ तक आपको मैं और परेशान करूंगा, उसके बाद हम परेशान नहीं होंगे। हम अपने उन बच्चों से माफी मांग रहा हूं जो परेशान हो रहा हो। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, अगेन इवन फंक्शन, ये तो हम पढ़ चुके थे, कॉस और माइनस थीटा कॉस थीटा होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित। तभी ये ग्राफ देखो यहां बन गया, दूसरी तरफ तो ऑटोमेटिकली बन गया। इसकी वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होती है हर π/2 के बाद, हर π/2 के बाद। अरे लेफ्ट साइड बना नहीं रहा हूं बट बात वही है।
आप ध्यान से देखें, इसका पीरियड भी 2 पाई है। 2018 में तो पीरियड वाला ही क्वेश्चन आया था। ये देखो, ये 2 पाई का गैप, ये गैप के बाद बिल्कुल वैसा का वैसा। तभी तो आप कहते हो साइन पाई बाय 6 वही होता है जो साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6 होता है सर, क्योंकि उसका पीरियड 2 पाई है। घड़ी की सुई को 3 पर देखा तो 1 मिनट बाद देखना दोबारा वो सेकंड वाली सुई आपको 3 पर ही नजर आएगी। 7 पर देखा तो 7 पर ही नजर आएगी। साइन पाई बाय 6 जो हुआ वो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 भी होगा, पाई बाय 3 जो हुआ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 भी होगा। उस 2 पाई को ही तो क्या कहा जा रहा है, उस लेंथ को कहा जा रहा है फंक्शन का पीरियड, आवर्तकाल। तो ये क्या है, इसका डोमेन भी पूरा आर, कुछ भी पुट कर दो कोई समस्या नहीं है। इसका रेंज क्या है, -1 से 1। सम फलन है कि विषम, इवन, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सम फलन। वेरी गुड बच्चों, अगर समझ आ रहा है तुम्हें तो। और ये देखिए, पाई बाय 2 पर 0, 3 पाई बाय 2 पर 0, 5 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, और ये 1, 3 और 5 होता क्या है, ऑड नंबर होता है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 का विषम गुणन जो होता है उसका जो कॉस लगा दूं तो 0 आएगा। यानी कॉस में पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल कर दिया जाए विद्यार्थियों तो आपको 0 ही मिलेगा। और यही बात अगर मैं कॉस n पाई की कर दूं, 0 पे 1, पाई पर -1, 2 पाई पर 1, यानी -1 की पावर n। ध्यान से देखें, अगर आप 0 पुट कर दें cos 0 इज 1, 1 पुट कर दें cos पाई इज -1, 2 पुट कर दें cos 2 पाई इज 1, यानी cos 99 पाई इज -1, cos 100 पाई इज 1। cos n पाई क्या होता है, -1 की पावर n। ओके स्टूडेंट्स, और क्या बात करनी है, इवन फंक्शन हो गया। पीरियड इसका 2 पाई है, इसका आवर्त काल है 2 पाई। और क्या चर्चा कर सकता हूं, एकाकी तो सवाल ही नहीं उठता। एक्स अक्ष के समांतर रेखा एक से ज्यादा बार काट रही है, एकाकी नहीं है। और अच्छा चलिए बताइए, कॉस कहां पॉजिटिव होता है, गलत मत बता देना। सुन लो, इवन फंक्शन कैसे है, अरे भाई ये वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है ना, और मैंने ये लो इसका प्रसार देख लो, एक्स की जगह -x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा देवांक, तो ये समफलन ही तो हुआ। समफलन किसे कहते हैं, f o -x अगर f of x हो जाए तो जैसा x के लिए आंसर -x के लिए भी बिल्कुल वही आउटपुट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही, इस बार सबने सही दिया है। 1 और 4 पर ये पॉजिटिव होता है, वेरी गुड। तो अगर cos x बराबर cos y है तो ये y क्या क्या हो जाए, तो cos x आ जाए, 2 पाई -x, अगर y की जगह 2 पाई -x कर दें तो भी cos x आएगा, 2 पाई प्लस x, 4 पाई -x एंड 4 पाई प्लस x। तो प्यारे बच्चों 2 पाई प्लस -x, 4 पाई प्लस -x, 2 पाई और 4 पाई यानी 2n पाई प्लस -x। तो x और y में क्या रिलेशन है, 2n पाई प्लस -x, जहां n पूर्णांक है, जहां n पूर्णांक है। तो विद्यार्थियों अगर cos x और cos y बराबर होता है तो ये y और x में क्या संबंध है, y केवल x के बराबर ही नहीं होता, y बराबर होता है 2n पाई
प्लस माइनस एक्स। बस अब 3-4 ग्राफ रह गए हैं, बाकी तो हाइपरबोलिक वगैरह के ग्राफ आप शीट में भी देख सकते हैं, जो कि रेयर पूछा जाता है। आरपीएससी की बात करें तो वहां जरूर पूछा जाता है, यूपी वगैरह का पेपर होगा तो। एफ एक्स बराबर tan x। tan को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन बटा कॉस लिख सकता हूं। दिखाई नहीं दिया लास्ट का, यहां पर मैंने 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई प्लस एक्स, जगह कम थी तो 2 पाई प्लस माइनस एक्स, 4 पाई प्लस माइनस एक्स। तो 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 2 पाई 4 पाई ये क्या होते हैं, 2n पाई प्लस माइनस एक्स। एक बच्चा कह रहा है कि x बराबर माइनस पाई बाई 2 से x बराबर पाई बाई 2 तक पॉजिटिव होता है, उस बच्चे का कहना ये था। गलत नहीं है, बट नॉर्मली हम जब आर्ग्यूमेंट लेते हैं यानी कोणांक लेते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं, तब तो ये कोणांक जो 0 से 2 पाई होता है, क्योंकि गैप 2 पाई होना चाहिए, क्योंकि 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है कोई भी एंगल, तब तो हम ये लेते हैं। और जबकि ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा लेते हैं। हम 0 चाहे यहां से हटा दो चाहे 2 पाई से हटा दो, वो आपको इस अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए मैंने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं बोला। ठीक है ना। जैसे कि मीडियन आप करते थे, माधी का पढ़ा है आपने, माधी का पढ़ा है सर? एंगल 90 कौन से क्वाड्रेंट में है? एंगल 90 लाइन पर है। अच्छा, माधी का आपने पढ़ा है, आपको पता है कि इसका जो मीडियन है ना 3 और 5 और उसके बीच का हर नंबर इसका मीडियन है। मगर फिर क्या हुआ, कोई लोग तो 3 को लेकर चल पड़े, कोई लोग 5 को लेकर चल पड़े, और उसके बाद जो स्टैटिस्टिशियन जब इसका यूज करने लगे तो उसमें दोनों के कईयों के आंसर्स में इतना वेरिएशन आने लगा जो आपस में कंपैरेबल यानी तुलनात्मक नहीं था। तो वो इस निष्कर्ष में पहुंचे कि जब भी 2 या 1 से ज्यादा, मतलब कह रहा हूं 2 का मतलब 1 से ज्यादा मीडियन आ जाएंगे, तो ऐसे में मीडियन 3 और 5 दोनों हैं, बट जब भी ऐसे 3 और 5 दो मीडियन आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनका मीन ले लेंगे। वैसे मैं अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाना नहीं चाह रहा, वरना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर जिसको याद है तो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच होता है। प्रिंसिपल ब्रांच, जैसे कि अब आप देख रहे हो किसी का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, अगर वो एकेकी आच्छादक दोनों हो। तो साइन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक भी प्रिंसिपल ब्रांच ले सकते थे, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक भी, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तक। ये मैं थोड़ा सा जब कराऊंगा तब बात करूंगा, बट किसी एक को तो लेना था। तो वो इस निष्कर्ष में पहुंचे कि जो भी मूल बिंदु को कंटेन करे या पॉजिटिव साइड हो, आज से हम उसे प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे। अगर किसी को लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी ले ली जाए, एक ही बात है, तो किसी भी एक को चुना जा सकता था, उन्होंने इसको चुना। ओके, वही काम है यहां पर। एंगल में बस 2 पाई का गैप होना चाहिए था, वो चाहे 0 से 2 पाई लेते चाहे माइनस पाई से पाई लेते। ठीक है, वो 0 से 2 पाई लेके चले, इसीलिए मैंने माइनस पाई बाय 2 से ग्राफ रॉन्ग। इसकी किस्मत अच्छी है, ये लाइव क्लास में है। कौन सा ग्राफ रॉन्ग?
हाँ शिव कुमार, कौन सा ग्राफ रॉन्ग है? शिव कुमार, साइन इनवर्स, मैंने कब कहा कि मैंने साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया है? मैंने बोला? अच्छा, आप साइन मतलब आप ये देखना चाहते हो कि सर को साइन इनवर्स का ग्राफ आता कि नहीं? लो, मैंने कब कहा कि मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया है? मैं तो साइन का ग्राफ बना रहा था और मैंने कहा कि साइन इतने रीजन में -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू ले लेते हैं, 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। यहां पर -π/2 से π/2 तक का ग्राफ बनाया मैंने साइन का, और मैंने कहा ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि -1 से 1 की वैल्यू ले रहा है। अगर मैं रेंज भी कोडोमेन भी -π/2 -1 से 1 ले लूं, मैंने कहा π/2 से 3π/2 तक भी हो जाएगा। हाँ जी शिव कुमार जी, हाँ जी फरमाइए। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? शिव कुमार तो नाम ही एक तो शिव है, श्री राम है, कुछ कह भी नहीं सकते ना। कुछ बोल ही नहीं रहा। इसको अपनी आदत बता देता हूं। अब ये नहीं बोल रहा ना, अभी क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सो खैर मैं आगे बढ़ता हूं। fx बराबर tan x विच इज इक्वल टू sin x बाई cos x। अब ये देखिए, डोमेन की बात करूं, और मैंने कहा था फंक्शन इज ए मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें जो पुट किया जाता है उसे डोमेन कहते हैं, और जो निकल कर मिलता है उसे रेंज कहते हैं। ठीक है ना? तो आप देखिए यहां पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बट ऐसा कुछ मत पुट कर देना कि कॉस 0 हो जाए। ऐसा कुछ मत पुट कर देना कि कॉस 0 हो जाए। और कॉस 0 कहां होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो डोमेन क्या हो गया? कुछ भी पुट कर दें सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ओके, अब बात करते हैं और आप देख रहे हो जो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, यहां पर लाइन बना दें, क्योंकि π/2 पुट करने पर कुछ नहीं आएगा। 3π/2 रखने पर कुछ नहीं मिलने वाला। 5π/2 रखने पर कुछ नहीं मिलने वाला। जी विद्यार्थी गणों, शिव कुमार ने आंसर बताया है, बट मैं इसका आंसर नहीं दूंगा 3-4 दिन तो। कोई इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं ऐसे नाराज भी हो जाता हूं जल्दी। सो देखिए, अब आप देख रहे हैं इसका डोमेन, ये रेंज क्या है? -∞ से इन्फिनिटी तक।
पूरा आर। क्या ये ऑड फंक्शन है? देखें, सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये क्या हुआ? ये एक विषम फलन है। विषम फलन है, नो डाउट। अगर आप इसे लाइन बनाएं एक्स अक्ष के समांतर तो एक से ज्यादा बार काट रही है, बहुएकी फलन। बहुएकी फलन पेरियोडिक है। हां सर, ये देखिए पाई का गैप है, ये देखिए, ये -π/2 से π/2 पाई का गैप, हर पाई के बाद वैसा का वैसा, हर पाई के बाद बिल्कुल वही। तो पीरियड क्या हो गया? पाई हो गया विद्यार्थी गणों। पीरियड इसका पाई हो चुका है, डोमेन पता लग गया है। हाँ शिव, समझ आ गया? इसका पीरियड ये हो गया है। अब अगर मैं, अच्छा tan कहां पॉजिटिव होता है? अच्छे बच्चों की तरफ बता दो, tan कहां पॉजिटिव होता है? कुछ रहता नहीं क्या? पीरियड भी मैनी 1 on 1 on 2 1 और 3, वेरी गुड, बस 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 समझ गया। और आप ये भी देख रहे हैं कि tan कहां जीरो होता है, उसके लिए तो साइन जहां जीरो होता है वही बात बन जाएगी, यानी tan n π जीरो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑड फंक्शन तो होना ही था। वैसे भी आप देखते x की जगह -x रखते तो यहां से तो माइनस बाहर आ जाता, बट इससे माइनस बाहर नहीं आता। और अगर एक से भी माइनस बाहर आ गया, एक से नहीं आया, तो वो तो माइनस बाहर आ ही गया ना, तब तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहां पॉजिटिव है, तो tan x बराबर tan y, y और x में क्या रिलेशन है? पाई प्लस x लीजिए, 2π प्लस x, 3π प्लस x, 4π प्लस x। तो आप देख रहे हैं पाई प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स, 3π प्लस एक्स, 4π प्लस एक्स, यानी nπ प्लस एक्स। तो ये क्या बन गया? देयरफॉर y क्या आ गया विद्यार्थियों? nπ प्लस एक्स, जहां n एक पूर्णांक है। जहां n क्या है स्टूडेंट्स? एक पूर्णांक है। कल तो हमारा पूरा दिन डोमेन चलेगा, डोमेन। जैसे एक बच्चे ने कहा था कि, एक स्टूडेंट ने कहा था सर उसका आर ही होता है डोमेन क्या? कल हम डोमेन पढ़ेंगे, तब आप देखें। कल अब क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, वन आर तो हम यही करेंगे जो कर रहे हैं, और 1 आवर क्वेश्चंस, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, और आप देख रहे हैं कुछ भी पुट कर दीजिए, बट ऐसा कुछ मत पुट करिए कि साइन जीरो हो जाए। और साइन जीरो कहां होता है? nπ पे। तो डोमेन क्या है? r माइनस nπ, जहां n पूर्णांक है। r माइनस nπ, जहां n पूर्णांक है। और एक चीज है, अगर कोई फंक्शन वर्धमान होता है ना, तो उसका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? कोई फंक्शन अगर वर्धमान है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसका इनवर्स
कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स हाँ शिव, क्या होगा? अगर कोई फंक्शन, वैसे तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, मगर मैंने सोचा कि आप जब पढ़ रहे होते हो तो कुछ चीजों को ध्यान भी रखते हो। आपने a की पावर x का ग्राफ बनाया, मेरे को लगा आप बातें भी सुनते हो। फिर आपने उसका इनवर्स का ग्राफ बनाया, और कोई फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीज ही करता है, मगर इंक्रीज होने की स्पीड में फर्क पड़ता है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वेयर, जीरो के आगे बनाया है मैंने, तो इसका ग्राफ इनवर्स, जब मैं इनवर्स कराऊंगा तब बताऊंगा, रूट एक्स ये भी बढ़ रहा है। हाँ, रेसिप्रोकल घटता है, ये रेसिप्रोकल है। इनवर्स का मतलब, अभी जैसे शिव ने बोला था साइन का ग्राफ गलत है, तो इसलिए तो मैंने शिव को पूछा। ये रहा साइन का ग्राफ जो कि बढ़ रहा था, तो इसका इनवर्स भी बढ़ ही तो रहा है। कोई फंक्शन बढ़ता है तो उसका इनवर्स भी बढ़ता ही है। हाँ, उसका रेसिप्रोकल जरूर घटता है, उसका रेसिप्रोकल जरूर घटता है। और अभी अभी मैंने साइन इनवर्स का भी ग्राफ बनाया, लॉग का भी बनाया, बट मैंने बोला नहीं जानबूझ के, तो यहां पर बीच में छुपा हुआ था ये बात। तो ये देखिए, तो इसका ग्राफ बना लें एक बार अच्छे स्टूडेंट्स की तरह। मैं लिखवा दूंगा लाइन, टेंशन ना लो। तो ये कहां कहां जीरो, क्या क्या नहीं पुट कर सकता? जीरो, क्या क्या पॉइंट हटाना है? एन पाई का मतलब जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई। जी विद्यार्थियों, ये क्या है? और ये सब लाइनें क्या है? ये सब अनंत स्पर्शी है, एसिम्पटोट। क्योंकि जैसे जैसे y इंफिनिटी पे बढ़ रहा है, जिस लाइन और कर्व की दूरी जीरो की तरफ बढ़ रही है, वो लाइन तो एसिम्पटोट यानी अनंत स्पर्शी हुई ना। तो यहां की अनंत स्पर्शी क्या है? x बराबर पाई बाई टू, एक्स बराबर 3 पाई बाई टू, एक्स बराबर 5 पाई बाई टू, यानी x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 2n प्लस 1 पाई बाई टू। ये कैसा है? रेंज क्या है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। विषम फलन तो है ही, मैनी वन यानी बहुएकी तो है ही, पीरियड तो पाई है ही, बिल्कुल वैसा बार बार। आवर्तकाल क्या है? पाई। ये तो कॉट एक्स वगैरह कॉट वाई होगा, उसे tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देंगे। कॉट में सॉल्व नहीं करेंगे हम, tan में ही कर देंगे। सॉरी, एफ एक्स बराबर
सीकेंट एक्स। कुछ भी पुट करना, ऐसा मत पुट कर देना। और वैसे तो पता है x की जगह माइनस एक्स डालने में कोई फर्क नहीं, इवन फंक्शन तो है। पीरियड भी 2 पाई है, क्यों? कॉस का पीरियड 2 पाई है। सर कॉस का पीरियड 2 पाई होने से सीकेंट का पीरियड क्यों 2 पाई है? तो देखिए, जिस दिन कॉस अपने आप को रिपीट करेगा उसी दिन तो सीकेंट रिपीट करेगा। भाई कॉस π/6 होता है √3/2, तो ठीक है सीकेंट 2/√3। सीकेंट दोबारा 2/√3 कब आएगा? जब दोबारा कॉस √3/2 होगा। और कॉस अपने आप को हर x के लिए कब रिपीट करता है? आफ्टर 2 पाई। तो ये भी हर x के लिए अपने आप को कब रिपीट करेगा? आफ्टर 2 पाई। समफलन है तो y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या आपको एक बात बताए, कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। क्या कॉस की वैल्यू 1/करोड़ हो सकती है? क्या कॉस की वैल्यू 1/करोड़ हो सकती है? हो सकती है, हां। तो यानी सीकेंट की करोड़ हो सकती है। भाई कॉस तो क्या होता है? -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यू लेता है। जब -1 और 1 के बीच की वैल्यू है तो 1/करोड़ भी तो -0.0000001। तो ये वैल्यू कॉस ले रहा है तो ये ऑब्वियसली 1 करोड़ ले लेगा। हाँ, सीकेंट को अगर आधा लेना है तो कॉस को 2 होना पड़ेगा, बट कॉस 2 होता ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। जैसे ये रहा कॉस, कॉस जहां जहां 0 है वो वैल्यू सीकेंट नहीं ले सकता, वहां पर सीकेंट, वो एक्स सीकेंट डिफाइंड नहीं है। जहां कॉस 0 है, कुछ नहीं करना है इस ग्राफ में, केवल पीठ से पीठ मिला देनी है। ये है समफलन। क्यों? देखिए, दिख रहा है क्या? ये रहा, ये रहा, ऐसे एक एक यूनिट इधर, जितना इधर उतना इधर, वही काम हो रहा है। समफलन, इवन फंक्शन। डोमेन क्या है? कुछ भी पुट कर देना, जहां कॉस 0 है वो पॉइंट छोड़ दो, पीठ से पीठ मिलानी है बस। वन तो है नहीं, रेंज -1 वैल्यू ले सकता है। जिस दिन कॉस -1 होगा सीकेंड भी -1 हो जाएगा। कॉस 1 हो गया तो 1/1 यानी सीकेंड भी 1 ही हो गया। हाँ देवेंद्र जी, ठीक है। ऐसा, और ये कैसा फलन है? समफलन है। एकाकी है? बिल्कुल नहीं है। आवर्त फलन है? बिल्कुल है। आवर्त काल क्या हो गया? 2 पाई। जब कॉस रिपीट करेगा तभी तो ये रिपीट करेगा विद्यार्थियों।